एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाजिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल विशाल जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हर हर महादेव आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी। आपका बहुत स्वागत है। और चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने वाले बिल की। और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि साहब, ये तो बहुत बड़ी साजिश हो गई विपक्ष के खिलाफ। गिरफ्तार करवा देंगे आप तो किसी भी मुख्यमंत्री को, और मंत्री को 30 दिन तक जेल में रखेंगे। 31वें दिन गई कुर्सी, चुना हुआ नेता पद से गया। ऐसा है विशाल जी कि मुझे लगता है कि इसमें तो विपक्ष को खुशियां मनानी चाहिए। इसमें तो विपक्ष को फिर से फैक्ट्री वाली जलेबी बांटनी चाहिए। इसमें तो विपक्ष को दिवाली और शबे बारात के पटाखे फोड़ने चाहिए। मिठाइयों का पूरा एक फेस्टिवल बना देना चाहिए। क्योंकि 2014 से लेकर के 2025 तक विशाल जी हम तो यही सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा घोटाला किया है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने देश को डुबाया है। तो अब तो एक बहुत खूबसूरत बिल जो है वो अमित शाह जी ने पढ़ दिया है लोकतंत्र के मंदिर के पटल पर, और पास हो भी जाएगा। अब निकाले सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चोरी, निकाल करके उनको सस्पेंड करवा दे, वो तो खुद रिजाइन करेंगे। ऐसा बिल आ रहा है। पर दिक्कत विशाल जी यहां आ रही है कि जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर जनता के लिए काम हो रहा है। जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर कार्य किया जा रहा है। जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट और उस राज्य को खूबसूरत बना करके संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर जिहादी और क्रिमिनल एक्टिविटीज को की अस्थियां जल रही हैं। लेकिन जहां जहां पर विपक्ष ने अपनी सरकार बना करके रखी है उनके नेताओं को हमने जेल के अंदर मसाज कराते हुए भी देखा है, और जेल में चीफ सेक्रेटरी और डीएसपी को जाते हुए भी देखा है, और जेल के अंदर से सरकार चलाने की मंशा रखते हुए भी देखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट आते थे, उस हिसाब से तो मोदी जी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो जब मोदी जी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है तो रोना गाना और छाती पीटना और मुहर्रम का मातम इनके मुंह से क्यों निकल रहा है? ये क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाना तो चाहिए था भाजपा को, क्योंकि इनके हिसाब से तो भाजपा गुनाहगार है। भाजपा ने बर्बाद कर दिया भारत को, तो चिल्ला ये रहे हैं। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या विशाल जी, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका हिजाब खुल रहा है, और जैसे जैसे हर एक सुरक्षा एजेंसी, जैसे जैसे हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी कार्रवाई कर रही है, जनता के सामने इनकी चोरी और इनका दगा और इनकी मक्कारी सामने आ रही है। और ऐसा बिल लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तुत होने के बाद इनकी इनकी रूहें कांप रही हैं और इनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अब तो जेल जाएंगे तो 1 महीने में खुद ही रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन नाजिया, एक बड़ा आरोप यह लगा रहा है विपक्ष की किसी का आरोपी बनना और गुनाह साबित होना, इन दो बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बीजेपी यह कर रही है कि साहब, आप पर आरोप लगा, आपको गिरफ्तार किया और बस आपकी कुर्सी चली गई। आप पर आरोप तो अभी साबित हुआ ही नहीं, क्या पता आप बेगुनाह हो, लेकिन आपकी कुर्सी तो चली गई ना। क्योंकि किसी भी पार्टी का सबसे योग्य नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। आपने सबसे योग्य नेता को इस बिल के सहारे कुर्सी से हटा दिया 30 दिन में। अब साहब, वो कब हाई कोर्ट जाएगा, कब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कब उसे जमानत मिलेगी, केस कब खत्म होगा, बेगुनाह कब साबित होगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत लेना भी 30 दिन के अंदर हर बार संभव नहीं होता है। इसलिए यह सवाल है कि किसी पर सिर्फ आरोप लगना और किसी का गुनहगार होना, इन दो बातों में बहुत फर्क है। कि आप आरोपी को गुनहगार जैसा साबित करके उसकी कुर्सी छीन रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए विशाल जी, मैं पश्चिम बंगाल में मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत 2 बार अरेस्ट किया गया था। 9 घंटे और 2 घंटे में बेल लेकर के लोअर कोर्ट से, जहां मुझे अरेस्ट करने के बाद जिस कोर्ट में लेकर गया गया वहीं से मैं बेल लेकर के आ गई। क्योंकि मैं आरोपी नहीं थी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। 30 दिन जेल जेल में रहना और उसके बाद फिर वहीं पर चीफ सेक्रेटरी को बुलाना और वहीं पर बलात्कारियों से और पॉक्सो के एक्यूज से मसाज करवाना, घर से खाना मंगवाना, बटन वाले फोन रखना,
पंखा और पलंग पलंग की आराइश को वहां पर अपने लिए यूज करना, ये सारी चीजें नहीं एक्सेप्ट कर सकता है अब भारत। अब आती है बात कि अगर कोई एक साधारण व्यक्ति विशाल जी पिक पॉकेट करता है तो पुलिस उसका कॉलर पकड़ करके घसीट करके उसको जेल बिहाइंड द बार करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे जब शराब घोटाला करते हैं, या कांग्रेस मारुति स्कैम करती है, या 2G घोटाला करती है, कांग्रेस की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो क्या गांधी टाइटल होने से उनको इज्जत मिल जाएगी? गांधी टाइटल होने से उनको बिहाइंड द बार नहीं किया जाएगा? और देखिए, इसमें अगर ये बिल पास हो रहा है तो ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए तो नहीं हो रहा है, ये एक बिल है जो सब पर लागू होगा, जो सब पर इम्प्लीमेंट होगा। नाजिया, वो ये कह रहे हैं जो एजेंसियां आपके अंडर हैं वो कहां आपके नेताओं को पकड़कर जेल में डालेंगी? कोई एजेंसी किसी के अंडर नहीं होती है। ये बहुत ही बेहुदा किस्म की बात है। और क्या प्रूफ है विपक्ष के नेताओं के पास कि ईडी हमारे लिए काम कर रही है या सीबीआई हमारे लिए काम कर रही है? ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है ना, साबित नहीं कर पाती ईडी साबित नहीं कर पाती, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नहीं, मैं पूछना चाहती हूं कि सीबीआई के 5 ऑफिसर को पश्चिम बंगाल में अरेस्ट किया गया था, याद है ना? पश्चिम बंगाल में अरेस्ट किया गया था, लेकिन उनका बेल तो कानूनी तरीके से हुआ। केंद्र की सरकार से तो फोन नहीं गया कि भाई ये तो मेरे लिए काम कर रही है, तुम इसको छोड़ दो। मैं 2 बार अरेस्ट हुई पश्चिम बंगाल में, मुझे घसीट करके लेकर गया 200 से ऊपर पुलिस मेरे घर पे आई, तो केंद्र की सरकार ने तो फोन नहीं किया कि अरे गार्डन रीच पुलिस स्टेशन और ग्रीशबाग पुलिस स्टेशन नाजिया को छोड़ो। मैं तो कानूनी तरीके से ही बेल लेकर के आई, और कोई भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल का तो वकील खड़ा नहीं हो गया था आकर के। मैंने तो खुद अपना सबमिशन दे करके बेल लिया। अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के ऊपर रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि भैया छोड़ दो इसको? नहीं, वो तो अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, गवर्नर होकर के, महामहिम होकर के वो अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सब बोलने से कि ईडी जो है वो भाजपा चला रही है, सीबीआई भाजपा चला रही है, अरे कहां से चला रही है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ बैठते थे भाई दस्तरखान पे, वो खाना खाते थे, और अच्छा हुआ कि आज वो जीवित नहीं है, नहीं तो सवाल जवाब देश के युवा कहते कि सुरक्षा एजेंसी सवाल जवाब मनमोहन सिंह से भी कीजिए। आखिर उन्होंने एक टेररिस्ट के साथ बैठ करके दिन गुजारा है, रातें गुजारी हैं, डिनर किया है, तंदूरी खाई है, रेड कारपेट बिछे हैं, तो सवाल जवाब पूर्व प्रधानमंत्री है, तो इसका क्या मतलब है? क्या कांग्रेस इस बात से डिनाई कर सकती है कि सीरीज ऑफ स्कैम उनके छाती पर है? आज तक मारुति स्कैम का कोई रिपार्केशन नहीं आया, आज तक 2G स्कैम का कोई रिपार्केशन नहीं आया। कितने तरीके के घोटाले कांग्रेस ने कर करके रखे हैं, लेकिन कोई रिपार्केशन नहीं है। एक मामूली व्यक्ति जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पिक पॉकेट करता है तब तो वो बेइज्जत होकर के जेल जाता है, लेकिन यहाँ जनता का करोड़ों अरबों रुपए पिक पॉकेट कर लिया गया है तो उनसे सवाल जवाब नहीं होगा। और एक नेता जो इतने लोग जनता का लीडर होता है, वो अगर 30 दिन जेल में है तो जेल से सरकारें कैसे चल सकती हैं? चलनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल उसको खुद से रिजाइन करना चाहिए। और आप सोचिए कि 2021 और 2024 में जब मैं अरेस्ट हुई, मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर मैं 2 दिन के अंदर मुझे बेल नहीं मिला तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। तो जब मेरे जैसे लोग कह सकते हैं तो क्योंकि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे चेयर का लालच नहीं है, मुझे अपने पॉलिटिकल करियर का लालच नहीं है, मैं जनता को धोखा नहीं दे सकती हूं। यही सोच क्यों नहीं विपक्षी दलों में आ रहा है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जेल खटा हुआ व्यक्ति आकर के फिर विधायक बन जाता है, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अरे जिस संविधान की शपथ लेकर के तुम संविधान को बचाने की कसम खा रहे हो, उसी में तुम अरेस्ट हो रहे हो और उसके बाद तुम कह रहे हो कि नहीं तुम चेयर पर बैठोगे, तुम जेल से तुम सत्ता चलाओगे, तुम जेल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्षेत्र को चलाओगे। ये कैसे हो सकता है भाई? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत बिल है और आने वाले वक्त में जनता को भी समझ में आ जाएगा कि इस बिल का महत्व क्या है और इस बिल में क्या सच्चाई छुपी हुई है। मैं कुछ लिस्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है शायद इसीलिए विपक्ष के नेता ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आपने
केसेस का जिक्र किया तो मेरे पास एक लिस्ट है कि सबसे ज्यादा केसेस किन किन मुख्यमंत्रियों पर दर्ज हैं। इनमें सबसे ऊपर है तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, जिन पर 89 केसेस हैं। तमिलनाडु के सीएम डीएमके के एमके स्टालिन 47 केस। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से आते हैं 19 केस। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस से आते हैं 13 केस सिद्धारमैया पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम से आते हैं 5 केस। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पर 4, कांग्रेस के सुखविंदर सिंह पर 4, केरल के पिनराई विजयन पर 2 और भगवंत मान पर 1। इसमें सबसे ऊपर नाम है रेवंत रेड्डी का 89 केसेस के साथ। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के ही नेताओं पर सबसे ज्यादा केसेस हैं और इसीलिए डर भी सबसे ज्यादा उन्हीं को लग रहा है कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो जाएगी और कुर्सी चली जाएगी? देखिए, डरता वही है जिस चोर की दाढ़ी में विशाल जी तिनका होता है। मुझे तो डर नहीं लगा। भाजपा एक बहुत ही बड़ी पार्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस विश्व में अब ये पार्टी काम कर रही है। सिर्फ देश में नहीं, इस विश्व में ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो हम में से तो कोई नहीं डरा। हम भी तो इसी पॉलिटिकल सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं। हम तो नहीं डरेंगे ये बिल क्यों आया, या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो तो नहीं डरे। गाये बगाए केस हम पर भी होता है। गाये बगाए केस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर भी होता है। आपने चंद्रबाबू नायडू जी का भी नाम लिया, जो पार्टी हमारे से जुड़ी हुई है, तो वो तो नहीं डरे, वो तो नहीं चीख रहे हैं, वो तो नहीं चिल्ला रहे हैं। अब विपक्ष का प्रॉब्लम है यूसीसी आए तो मातम करने लगेगा। एनआरसी के बारे में बात हो तो मातम, सीएए के बारे में बात हो तो मातम। कुछ भी बात हो जाए, देश के लिए कुछ भी भला बोलो तो इनका मातम और इनका रुदाली का रोना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी भला बोलो। अब सिद्धारमैया की आपने बात कही है, मैं कर्नाटका गई थी, मेरी सभाएं थी वहां पर, मैंने पूरी सभाएं की हैं और उसके बाद फिर खुद सिद्धारमैया जा करके मेरे ऊपर एफआईआर करके आए हैं। खुद से जा करके एफआईआर करके आए हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद चल करके जा रहा है कि नाजिया इलाही खान के ऊपर केस करो। क्यों केस करो भैया? तो पता चला कि मैंने अपनी स्पीच में कहा है कि सिद्धारमैया जो है वो अपने ही पॉलिटिकल पार्टी की महिलाओं को चुम्मा चाटी करते हैं। तो भाई ऐसी तो हजारों वीडियोस और फोटोज जो है वो तो गूगल में पड़ी हुई है उनकी कि वो अपने कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धारमैया जी के ऊपर सिर्फ घोटाला, घपला, चिटिंगबाजी के केसेस नहीं होंगे, उनके ऊपर मॉलेस्टेशन और रेप के भी केसेस हो सकते हैं। इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। अब कांग्रेस का बहुत सारा ऐसा नेता है जो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की मुखबिर से शादी कर करके बैठा हुआ है। तो अब ऐसे आलम में इनकी चीखें निकलना तो वाजिब था। लेकिन मेरा कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में और सदन के पटल पर 2014 से लेकर के 2025 तक और अभी के मॉनसून के सत्र तक राहुल गांधी तो यही चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा तो कोई चोर ही नहीं है। तो डरना तो हमें चाहिए कि 1 महीने में मोदी जी को रिजाइन करना पड़ेगा, 1 महीने में अमित शाह जी को रिजाइन करना पड़ेगा और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन हो गया, हिजाब खुल गया। और जो सही जो मुखड़ा है कांग्रेस का और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों का, वो भी सामने आ गया। अब देखिए ये बिल पढ़ा गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल उछल रही हैं, वो तो 2-2 फीट उछल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके नेताओं के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर सीरीज ऑफ केसेस हैं, सीरीज ऑफ केसेस, लिस्ट ऑफ केसेस है कि उसको अभी मैं अगर पढ़ने बैठ जाऊं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के क्रिमिनल लिस्ट को, तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे 2 घंटे लेने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। तो ये लोग तो उछलेंगे ही ना। लेकिन देश की जनता चोर, उचक्का, बेईमान, बेहुदा, बदतमीज, अश्लील नेता नहीं पसंद करेगी अब, और नहीं करती है। लेकिन नाजिया बात यहां पर यह है कि अगर किसी पार्टी का सबसे योग्य नेता, सबसे काबिल नेता जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, किसी तरीके से वो जेल चला गया, पद छोड़कर चला गया, पीछे से उसकी पार्टी के टूटने का खतरा है और आप पर आरोप लगता है कि आप किसी तरीके से उन पार्टी के विधायकों को अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर उस प्रदेश की सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगता है। हेमंत सोरेन गए, चंपई सोरेन आए, चंपई सोरेन के साथ भरपूर कोशिश हुई, विधायक टूटे नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगाया गया कि आप पार्टियां तोड़ देते हैं, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो। बीजेपी ने जोर लगाया, पार्टियां टूटी और फिर प्रदेश में सरकारें गिर गई।
नहीं विशाल जी, तो फिर ऐसे बेईमान नेता कांग्रेस या कांग्रेस से जुड़ी हुई विपक्ष की पार्टियां रखती ही क्यों है? ऐसे बेईमान नेता को तो रखने की जरूरत नहीं है। जो आपसे अपना आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं, अपने अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी उनको समझाती है और वो चले आते हैं। अब मुझे तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत समझाया है, बहुत समझाया, एक्सट्रीम लेवल पे समझाया गया है मुझे, लेकिन मैं तो नहीं गई टीएमसी में। टीएमसी ने मुझे पैसे का लालच दिया, मुझे पद का लालच दिया, मुझे राज्यसभा भेजने का लालच दिया, मुझे लोकसभा के टिकट का लालच दिया कि जिस पर उंगली रखोगी नाजिया हम वो टिकट तुमको देंगे। मुझे कई इस्लामिक और कुरानिक धर्मगुरुओं ने बुलाया, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। मुझे दुनिया भर के लालसा से मुझे सामने मेरे पास प्लेट सजाया गया, मैं तो नहीं गई, क्योंकि मेरी विचारधारा जो है वो आरएसएस वाली है, मेरी विचारधारा हिंदुत्व है, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच करती है, मैं तो नहीं गई कहीं भी। तो ये कैसे लल्लूपन जो नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के समझाने से चले भी आते हैं और विचारधारा भी चेंज कर लेते हैं, ये सब फेक और फैब्रिकेट बात है कि जिसको सफोकेशन होता है कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टियों में, वो अपना एक जगह ढूंढते हैं, और जो आ गया वेलकम, जो नहीं आया भीड़ कम। एक आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में, क्या पुलिस स्टेट में नहीं बदल जाएगा भारत इस कानून के बाद? जिसका मन करे पुलिस ने केस किया, वहां से गिरफ्तार हुआ और फिर अब आप पर छोड़ दिया गया कि आप जमानत लीजिए, आप दर बदर भटकिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जितना वक्त लगे अब आप देखिए। क्या हम पुलिस स्टेट में बदल रहे हैं? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन अवैसी बोलता ही क्यों है? क्योंकि वो जब बोलता है तब कुछ ना कुछ गटरी मुंह से उगलता है। कहने को वो विदेश से बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आया है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी विशाल जी कि असदुद्दीन अवैसी को तो हमारे भारत देश के कानून को पढ़ने की जरूरत है और भारत देश के संविधान को पढ़ने की जरूरत है। जब एक एफआईआर होता है किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति पर या एक बड़े नेता पर, नॉर्मल व्यक्ति पर होता है तो उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सोचना भी पड़ता है और अपने पॉकेट को भी खंगालना पड़ता है, और वकील भी वो बहुत बड़ा नहीं रख पाता है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं या असदुद्दीन अवैसी हैं, वो तो टेररिस्ट और जिहादी और आतंकवादियों के लिए भी बड़े बड़े रेनाउंड जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं उनको खड़ा कर लेते हैं। यहाँ एफआईआर हुआ नहीं कि वहां सुप्रीम कोर्ट में बेल की अपील लग जाती है। ये नेताओं के, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके मुंह पर ये शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है। बहुत सारे कानून जो है वो बहुत इनहैंस है। अगर पुलिस के पास 100 तरीके होते हैं अरेस्ट करने के, तो वकील के पास 110 तरीके होते हैं छुड़ाने के। क्योंकि पेशे से मैं खुद वकील हूं तो मुझे भी पता है कि ये जो फेक और फैब्रिकेट स्टोरी जो बना रहे हैं विपक्ष के नेता, वो बेकार है, बेकार है। पाकिस्तानी मानसिकता बंद करके और पाकिस्तान को खुश करना बंद करके अगर थोड़ा सा कानून पढ़ लें और थोड़ा सा संविधान पढ़ लेंगे तो अपने अपने बेल की कार्रवाई बड़े आराम से कर पाएंगे। और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ऐसे बड़े बड़े वकील जो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, वो तो इनके पास ही खड़े रहते हैं। इनको क्या दिक्कत है? इधर एक एफआईआर होगा, उधर 4-5 ऐसे वकील खड़े होंगे जो बेचारा साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। आप सोचिए, कबाड़ी वाला अमानतुल्लाह के लिए खड़ा, कबाड़ी वाले के लिए कौन खड़ा हो गया था? अमानतुल्लाह के लिए कौन खड़ा हुआ था? तो ऐसे ऐसे लोग। तो पीएम सीएम बर्खास्तगी के बिल में है क्या और इससे विपक्ष क्यों डर रहा है? इसे आपने बड़े बेबाक तरीके से और खुलकर समझाया। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देते हैं, मुझे यहां पर आपको रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।